नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ अपना 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने अपने 5 पेज के इस्तीफे में क्या लिखा है, ये खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। उन्होंने खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ लिखा है, उनको राजनीति में अपरिपक्व बताया है और यह भी बताया है कि 2014 में जब से वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे और उसके बाद अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस रसातल में कैसे गई। लेकिन वह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर एक परिवार पर टिकी है तो वह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। गुलाम नबी आजाद को वह पसंद नहीं आया, वह कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति पर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने का क्या असर होगा, यह एक बड़ा विश्लेषण का समय है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे से भविष्य की जम्मू कश्मीर की राजनीतिक तस्वीर कुछ साफ होने लगी है। आप 3 बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपके सामने भी जम्मू कश्मीर के भविष्य की तस्वीर साफ होती दिखाई देने लगेगी। गुलाम नबी आजाद को जब नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भावभीनी विदाई दी थी, तब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को लगने लगा था कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि विदाई के समय अपने भाषणों में दोनों भावुक हो गए थे। दोनों ने अपने पुराने रिश्तों को याद किया था। लेकिन गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आने का न्योता नहीं दिया। तब यह भी अटकल लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी उन्हें मनोनीत कोटे से राज्यसभा में मनोनीत कर देंगे, क्योंकि इससे पहले भी राजनीतिज्ञ मनोनीत होते रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को मनोनीत किया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी को मनोनीत किया था। लेकिन मेरी शुरू से यह धारणा थी कि अगर नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद की कुछ नजदीकी बड़ी है, तो नरेंद्र मोदी उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने में इस्तेमाल करना चाहेंगे, केंद्रीय राजनीति में नहीं। क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दशकों तक जम्मू कश्मीर में जमीन पर काम किया है। आपने देखा होगा कि असम में भी जो प्रभावी लोग थे कांग्रेस में, उनको वह लेकर के आए, तब जाकर के असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं और मुसलमानों में एक जैसे लोकप्रिय हैं। वे कश्मीर घाटी के मुसलमान नहीं हैं, वे जम्मू घाटी के मुसलमान हैं। लेकिन राज्य में जब से कांग्रेस का आधार नग्न हो गया है, तब से वह जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक तरह से महत्वहीन हो गए, क्योंकि जब कांग्रेस का आधार ही नहीं है तो उनकी लोकप्रियता भी क्या काम आएगी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। उनके कई विरोधी पिछले 3 साल से यही बात कह रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक उन्हें उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। एक बात तब भी गलत थी और वह बात अब भी गलत साबित हुई। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस ने पहली बार उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि उनका मोदीकरण हो गया है, यानी वह मोदीमयी हो गए। यह कांग्रेस ने खुलेआम आरोप लगाया है। यह बात जयराम रमेश ने बाकायदा कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है
और वह कोई ऐरे गहरे कांग्रेसी नेता नहीं है, कांग्रेस के महासचिव हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के वहां बैठे नेताओं ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में गुलाम नबी आजाद को सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया गया था। इसके अलावा राज्यसभा से रिटायर होने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो इन दो बातों के माध्यम से कांग्रेस यह कहना चाहती है कि गुलाम नबी आजाद की 2015 से ही नरेंद्र मोदी से साठगांठ हो चुकी थी। कांग्रेस भूल गई कि इस दौरान गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। कांग्रेस की राज्यसभा की टीम जो है उसके नेता थे। अपने ही नेता के बारे में यह बात उनके रिटायर होने के 3 साल बाद कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस की ऐसी सोच संसदीय परंपराओं के भी खिलाफ है। जब वे कहते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया गया, तो यह बात संसदीय परंपराओं के भी खिलाफ बोल रहे हैं। प्रणब मुखर्जी को भी 1997 में तब सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला था जब केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी को 1994 में कांग्रेसी सरकार के समय सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से मिल गए थे? कांग्रेस के ही डॉक्टर करण सिंह और जनता दल यू के शरद यादव को भी मोदी सरकार के समय सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला था। और शरद यादव तो बाद में मोदी के घोर विरोधी हो गए। वह जनता दल यू छोड़ करके लालू यादव के साथ जा मिले। इसलिए गुलाम नबी आजाद पर लगाया गया यह आरोप ओछी और छोटी मानसिकता का प्रमाण है। अब उन 3-4 बातों पर आते हैं जो एक साथ हुई हैं और भविष्य की जम्मू कश्मीर की राजनीति का संकेत देती हैं। ये तीनों बातें गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से पहले सिर्फ 10 दिन में घटित हुई हैं और सभी का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। सबसे पहले तो यह हुआ कि 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा, चाहे वह किसी भी राज्य का हो लेकिन कश्मीर में रह रहा हो। किसी को मूल कश्मीरी नागरिक होने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। यही नियम सारे देश में लागू है। कोई किसी भी राज्य का हो लेकिन जहां वह रह रहा है वहां अपना वोट बनवा सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि अगर उसका कहीं और पहले वोट बना हुआ है तो वहां से वोट कटवाना होगा और वहां से वोट कटवा करके जहां वह रह रहा है वहां पर वोट बनवा करके वोट डाल सकता है। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद क्षेत्रीय पार्टियों खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि इससे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम राज्य होने का विशेष करैक्टर ही बदल जाएगा। 370 हटने के बाद इन सभी दलों ने कड़ा विरोध किया था, प्रदर्शन किए, धरने दिए, ब्लैकआउट हुआ, कई दिन तक इंटरनेट बंद हुए। लेकिन इन सबको यह लगता था कि जब चुनाव होंगे तो स्थिति बदल जाएगी, उनकी सरकार दोबारा से लौट आएगी। लेकिन जब यह ऐलान हो गया कि न सिर्फ बंटवारे के समय पाक अधिकृत कश्मीर से निकलकर आए सिख और अन्य मुस्लिम या हिंदू जिनको अब तक असेंबली में वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको भी असेंबली में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। पंजाब से जो सफाई कर्मचारी ले जाए गए थे जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के जितने भी वहां पर कर्मचारी हैं, सेना है, अर्धसैनिक बल हैं या प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं बाहर के लोग और वहां रह रहे हैं, उन सबको भी जब वोट का अधिकार मिलेगा तो इन दलों में हड़कंप मच गया। फारूक अब्दुल्ला ने
गुपकार अलायंस की 21 अगस्त को बैठक बुलाई और मोदी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया। इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई और कांग्रेस ने बाकी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को वोट का अधिकार दिए जाने को अदालत में चुनौती देने की बात कही। बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए अदालत में चुनौती देने की बात कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कही, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के प्रतिनिधि ने नहीं कही। और हैरानी यह हुई कि राष्ट्रीय पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई, जिनमें कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहने वाली शिवसेना, वह भी गुपकार अलायंस की बैठक में शामिल हुई और यही बात कही जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कही। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 370 हटने के बाद से कांग्रेस जम्मू कश्मीर को मुसलमानों की एक्सक्लूसिव स्टेट बनाए रखने की गलतफहमी में है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की इस पॉलिसी से कतई सहमत नहीं है। उन्होंने उसी दिन कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी ने सिर्फ 24 घंटे पहले 16 अगस्त को ही उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था और यह कैंपेन कमेटी विधानसभा चुनावों के निगरानी के लिए, काम के लिए, टिकटों के चयन के लिए बनाई जाती है और बनाई गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव अब कभी भी हो सकता है, 5-6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव हो सकता है। तो उसकी राजनीतिक तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी। उसी सिलसिले में कांग्रेस ने अपनी कैंपेन कमेटी बनाई थी। 24 अगस्त के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि मोदी की रणनीति 2023 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर की पार्टी बनाने की है, ताकि अन्य कुछ विधायकों को साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। विधानसभा के पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू क्षेत्र से 25 सीटें मिली थी। जम्मू में कांग्रेस और अन्य दलों का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन मुस्लिम बहुल कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। वहां से 28 सीटें लाकर के पीडीपी पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। पीडीपी भाजपा की साझा सरकार और फिर महबूबा मुफ्ती की आतंकवादियों का संरक्षण देने वाली नीति से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार तोड़ने की कहानी सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की उस समय कितनी बदनामी हुई थी और उस बदनामी और काडर के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, सरकार गिरी। उस समय भाजपा की साख काफी गिर गई थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 से हटाने का क्रांतिकारी निर्णय लेकर उस हिंदू वोट बैंक को अपने साथ दोबारा जोड़ लिया, जो पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के कारण भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। 2 दिन पहले तक यह नहीं दिखाई दे रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर उभर भी आती है तो उसको समर्थन कौन देगा, किस दल में फूट पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तो जितने भी विधायक जीतेंगे वे मोटे तौर पर मुस्लिम होंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के उदाहरण हमारे सामने हैं, जब कांग्रेस ने बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी थी। यह बात अलग है कि उन दोनों राज्यों में दल बदल के बाद अंततः भाजपा की सरकारें बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही। लेकिन 2 दिन के अंदर ही तस्वीर एकदम बदल गई है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपना 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। गुलाम नबी आजाद अब नई क्षेत्रीय पार्टी बनाकर कांग्रेस का वोट बैंक तो खाएंगे ही, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट बैंक में भी सेंध लगाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी 2-4 सीटें भी बढ़ा ले
हालांकि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है अब। और गुलाम नबी आजाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की 20-22 सीटें ले आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सत्ता से बाहर करने का मोदी और अमित शाह का सपना साकार हो जाएगा। फिर भले ही भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की तरह गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाना पड़े, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने में कतई परहेज नहीं करेगी, बल्कि इस बात को प्रेफरेंस देगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद गर्व से कहते रहे हैं कि उन्हें भारतीय मुसलमान होने का गर्व है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आएगी। आप मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।